देखो बेटा, जय श्री कृष्णा। देखिए, कल तक आपका वर्ण विचार, उसके अंतर्गत मैंने तुम्हें माहेश्वर सूत्र भी पढ़ाए, उच्चारण स्थान भी सिखाए, प्रयत्न भी सिखाए, और अंत में आकर के मैंने गुरु श्रेष्ठ पाणिनि के जीवन परिचय के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में भी परिचित कराया। फिर मैंने कहा तुमसे कि त्रिमुनि कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमने त्रिमुनियों के बारे में भी थोड़ा सा सीखा। ठीक भाई। अब देखो, यानी वो टॉपिक हमारा कल विराम को प्राप्त हो गया, यानी अंतिम श्वास को प्राप्त हो गया। अब दूसरा बिंदु शुरू होता है और वो है हमारा संधि। तो देखते हैं, देखो भाई, संधि टॉपिक है और संधि आप हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे, यहाँ भी, और अच्छे से पक्का हो जाएगा आपका। तो देखें, इधर ध्यान से समझेंगे। संधि शब्द में सम तो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। धातु कौन सी है? धा। और प्रत्यय है आपका की। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द का निर्माण होता है। वह कैसे होता है गुरुजी? देखें तो बेटा, की। अब यहां पर बात आई कि में देखो का लोप होगा, शेष क्या बचेगा? ई। और एक सूत्र आता है आतो लोप ईटी चा, वो ये कहता है कि भाई ई वाला प्रत्यय बाद में बैठा हुआ हो तो धातु के बड़े आ का लोप कर दिया जाता है। धातु के बड़े आ का लोप होगा तो देखें यहाँ धा धातु में से आ गया तो बचा ध। अब इधर बैठा है आपका सम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस समय, सम प्लस धा में ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? धी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखो इधर ध्यान से देखेंगे, यानी सम और धा और ई दोनों जोड़ा तो यहाँ क्या बना? धी। अब बात आई कि भाई देखो, अब यदि माँ के बाद में व्यंजन हो, सम के बाद में क्या बैठा है? ध। धा ध्वनि किया तभी तो धी आया था। यदि माँ के बाद में व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो तो माँ का हो जाएगा अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। एक सूत्र आया, आगे चल करके हम पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि अनुस्वार के बाद में स्पर्श बैठे हुए हों तो आप अनुस्वार के स्थान पर जो आगे बैठा है इसी का 5वां अक्षर हो जाएगा, यानी ध का 5वां अक्षर हो जाएगा। यानी पर सवर्ण संधि के नियम से त थ द ध न। अब देखो भाई, ना जो हुआ हमारा वो पर सवर्ण संधि के नियम से हुआ था, और माँ की जगह पे हमने जो अनुस्वार किया था वो अनुस्वार संधि के नियम से हुआ था। अब देखना, जब हम बिंदी से तैयार करेंगे तो संधि शब्द ऐसे बनेगा, और जब हम ना से तैयार करेंगे, भाई माँ की जगह पे बिंदी किया और बिंदी की जगह हमने क्या कर दिया? ना। अब इस ना कर देंगे हम तो देखो यहाँ संधि शब्द ऐसे बनेगा, संधि। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बिंदी वाला उदाहरण किस संधि का है, तो उत्तर आएगा अनुस्वार। बिंदी वाला उदाहरण किस संधि का है? अनुस्वार संधि का है। और ना वाला उदाहरण किस संधि का है? तो उत्तर आएगा परसवर्ण संधि का है। लो भाई, दोबारा से देखो, संधि शब्द है, अच्छे से समझना भाई। अब तक तुमने संधियां पढ़ी हैं और यहाँ से आगे भी मैं तुम्हें संधियों का ज्ञान प्रारंभ करा दिया है। अब आप यदि उसको कंपेयर करते चलोगे, जो नहीं सीखा है उसको आत्मसात करते चलोगे, तो आपका निश्चित रूप से पढ़ा जाने वाला प्रकरण और प्रौढ़ता को और आगे की ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ दोबारा से फिर सुने, संधि शब्द जो है वो पुल्लिंग में बन के तैयार होता है। किस लिंग में तैयार होता है? पुल्लिंग में। लो भाई, संधि शब्द पुल्लिंग है। अब आप कहते हो ना संधि हुई, फलानी हुई, ढिकानी हुई। संधि नहीं, दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, अयादि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है। तो ये पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। संधि शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हिंदी में आप बोलने के लिए आते हैं, बोलने जैसे बोलते हैं आप हिंदी में, आप हिंदी में प्राय व्यवहार में स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लेते हैं कि दीर्घ हुई, गुण हुई, संधि कौन सी हो रही है, फलानी हो रही है। ना भैया, संधि शब्द बनता ही पुल्लिंग में है, इसका व्यवहार भी पुल्लिंग में किया जाता है। तो देखो दोबारा से सुने, संधि शब्द का निर्माण कैसे होगा? संधि
इस शब्द में सम तो क्या है? उपसर्ग। संधि शब्द में सम आपका उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? धा। प्रत्यय है की में का लोप होगा, शेष क्या बचेगा? ई। धा में से बड़ा आ गया तो क्या बचा? ध। और देखिए ध्यान से समझें भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सम तो ये है ही है और धा धनी किया हमने तो बना धी। अब माँ के आगे यदि व्यंजन बैठा हुआ हो तो माँ को हम अनुस्वार में चेंज कर देते हैं। और अनुस्वार के आगे अगला नियम ये कहता है परसवर्ण का, आप चाहो तो अनुस्वार से यही परसवर्ण। अरे आप चाहो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले, जो बाद में बैठा है ना, बाद में कौन बैठा है आपका? ध। अरे बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो यहां ध बैठा है तो ध वर्ग का ही तो है, तो त थ द ध न आगे के जैसा हो गया। तो यहां पर देखो हमने यहां न बना दिया। जब आगे का जैसा हुआ तो ये परसवर्ण हो गया, और जब केवल बिंदी हुई तो आपका ये अनुस्वार हो गया। ठीक भाई, जब हम बिंदी से बनाया हमने तो संधि शब्द बना, और जब ना से बनाया तो संधि शब्द बना। जब बिंदी किया तो अनुस्वार का उदाहरण हुआ, और जब ना कर दिया तो परसवर्ण का उदाहरण हुआ। अगर कोई तुमसे पूछे कि संधि इस ना वाले शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो उत्तर आएगा आपका परसवर्ण। और बिंदी वाले में कौन सी संधि है, तो उत्तर आएगा अनुस्वार। कोई दिक्कत? बोलिए। संधि में विसर्ग कहां से आ गया? देखो बेटा, कोई भी शब्द हम तैयार करते हैं ना, कोई भी शब्द तैयार करते हैं तो संस्कृत में एक नियम होता है। संस्कृत में एक नियम होता है कि बिना पद लगाए, बिना पैर लगाए कोई भी शब्द गति नहीं करता है। जैसे राम से क्या बनेगा? रामः। मोहन से क्या बनेगा? मोहनः। दिनेश से दिनेशः। राम कुमारः, सुरेशः, वैभवः इत्यादि। ऐसे ही संधि शब्द से जैसे ही इसे योग्य पद बनाया जाएगा तो यहां पर हम विसर्ग लगा करके इस शब्द को तैयार करेंगे। हर एक अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पीछे विसर्ग नहीं आएगा। जैसे बड़ा है, लता, गीता, सीता, इनके पीछे नहीं आएगा, है ना। और जैसे अकारांत है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के पीछे विसर्ग आएगा। जी, कोई भी शब्द यदि हम तैयार करते हैं वो प्रथमा एक वचन में ही तैयार किया जाएगा। आगे चल के हम कारकों में पढ़ेंगे ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञान कराने के लिए हम उस शब्द से प्रथमा विभक्ति लेके आते हैं। ठीक है ना, आया समझ में? अब बात आई, गुरुजी हमने ये तो सीख लिया, तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें केवल ये याद करना है, अगर बीच वाला बिंदु तुम्हें याद हो रहा है तो ठीक है। अरे संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु धा। प्रत्यय की। जुड़ करके बिंदी वाला उदाहरण किसका है? अनुस्वार का। और ना वाला उदाहरण किसका है? परसवर्ण का। एक ये बात याद कर लेना। अब बात आई गुरुजी इसका अर्थ क्या निकलेगा? धागा मतलब है धारण करना, और सम माने समान रूप से। तो इसका अर्थ ये निकलेगा भाई समान रूप से धारण करना, समान रूप से धारण करना। लो भाई, अब बात आई कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? समान रूप से धारण करना। अब धारण किसको करते हैं समान रूप से? पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है भाई, ऐसे ही तो होता है। जैसे देवधन आलय, देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। आलय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। अ और आ मिलके दीर्घ संधि के नियम से क्या बनेगा? बड़ा आ। तो दोनों ने आपस में मित्रता की और एक स्थिति में आके धारण हो गए। तो समान रूप से धारण करना, अगर कहा जाए संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? समान रूप से धारण करना। आगे परिभाषा बताएंगे, पहले इसको उतारो। पहले ये उतार लें। बोतल, पानी के लिए बोतल मिल जाए।
बच्ची कह रही है सर जी आज लेट हो गए हो। चलें भाई आगे। नमस्कार नमस्कार भाई। मन लगता है वो चलते रहते हैं ना। एक कोई कबूल यादव है बेटी, वो ये कह रही है कि बनगी गुरुजी आज लेट कैसे हो गए, है ना। देखो भाई, अब यहां तक तो तुम्हारी समझ में आ गया कि संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु से की करने पर संधि शब्द का निर्माण होता है पुल्लिंग के अंतर्गत, जिसका अर्थ होता है समान रूप से धारण करना। अब भाई इतना जानने के बाद आगे चलते हैं कि संधि शब्द की परिभाषा क्या होगी। है बेटा जी, की प्रत्यय है आतः अनुपसर्गे च, सूत्र आता है वो ये कहता है कि पुल्लिंग में आकारांत धातु से की प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक भाई, अब देखो ध्यान रखें की प्रत्यय है, शायद हिंदी में ना बताया गया हो पर यह संस्कृत का विषय है, विषय ही संस्कृत का है। अब देखो बात आती है कि यहां पर परिभाषा, संधि शब्द की क्या परिभाषा दी विद्वानों ने, ये तो उस शब्द का अर्थ निकल के आया। तो संधि शब्द की परिभाषा आचार्य ने दी। आचार्य पाणिनि क्या कहते हैं, क्या कहने लगे, वर्ण संधानम संधिहि, वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधिहि। लो भाई, वर्ण संधानम संधिहि, वर्ण संधानम संधिहि। बोलिए मेरे साथ, वर्ण संधानम, वर्ण संधानम। और संधान का अर्थ होता है मिलन, संधान का अर्थ क्या होता है, मिलन। अब देखो भाई, बिना मिलन के कैसे संधि हो सकती है, मिलन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मिलन को ही संधि के नाम से जाना जाता है। अब भाई किसके मिलन को, तो आचार्य ने कह दिया वर्ण संधानम संधि। अब फिर आचार्य पाणिनि क्या कहने लगे, भाई कुछ एक आचार्य ने तो ये कह दिया कि वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। अब आचार्य पाणिनि ने क्या कहा, तो देखो आचार्य पाणिनि ने संधि शब्द की क्या परिभाषा दी, तो देखो उन्होंने कहा परह सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। लो भाई, इन्होंने कहा परः सन्निकर्षः संहिता, परः माने अत्यधिक। भाई इसने तो कहा वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया अच्छे से कि भाई कौन से वर्णों के मिलन को, पहले के बीच के लास्ट के, कहाँ के, है ना। तो लेकिन आचार्य क्या कहने लगे, परह माने अत्यधिक। परह का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक। लो भाई, अत्यधिक, सन्निकर्ष का मतलब होता है समीपता, अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। और संहिता बोले तो संधि। आचार्य जिसन यानी मैं ये कह दूं, वर्णों के मिलन को हमने क्या नाम दिया, संधि, यही तो नाम दिया। लेकिन पहले इस संधि शब्द को किसके नाम से व्यवहार किया जाता था, संहिता। जैसे हम आज सूरज कह देते हैं ना, वैसे सही तत्सम क्या है, सूर्य। ऐसे ही संधि नहीं है, संहिता। इसका सही तत्सम रूप क्या है, संहिता। अब तुमसे कोई कहा जाए कि संहिता, यानी कोई तुमसे ये पूछे कि गुरुजी संहिता इस ये क्या है, इस यानी किसे कहते हैं, या संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे परह सन्निकर्षः संहिता। ये क्या कहने लगा कि वर्णों की परह माने अत्यधिक, सन्निकर्ष माने समीपता को संहिता के नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जाना जाता है। वन की वर्णों की अत्यधिक निकटता मतलब बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने एक उदाहरण दिया, देवधन आलय। अब वर्ण तो इसमें बहुत सारे हैं, देखो द, ए, व, आ, है ना, द, ए, व, अ। देखो भाई
द ए व अ, आ ल अ य अ। भाई इसने तो ये कहा कि वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। कौन सा वर्ण भैया, या को और या को, के या को और या को, के इसका और इसका, या फिर इन सब में से किसी का किसी से कर दो। अरे ये तो देव शब्द है, अब किस वर्ण का किससे मिलन करें? तो आचार्य कहने लगे अत्यधिक समीपता। अरे अत्यधिक समीपता कहाँ आएगी? तो ध्यान से सुनिए, पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। बताइए यहां पर अत्यधिक समीपता है कि नहीं है? पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब बताइए इसके बीच में कोई तीसरा है क्या? नहीं है ना। तो यही तो हमें सीखना है कि भाई संधि कहाँ होगी। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संधि या संहिता के नाम से जाना जाता है। मैं ऐसे कह दूं कि द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनेन यत परिवर्तनम विकारम वा जायते तस्याविधानम एव संधिरिति कथ्यते। दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल से, अत्यंत निकटवर्ती और अत्यंत निकट कहाँ होंगे? पहले शब्द का तो अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, वहीं तो निकटता होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखो यही हमें समझना है कि संधि होती कहाँ है। तो पहले शब्द का तो अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। वर्णों के अत्यधिक निकटवर्ती मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि के नाम से जाना जाता है। लिखिए जी, विकार जरूर उत्पन्न होगा संधि के अंतर्गत। यदि विकार नहीं होगा तो फिर संयोग हो जाएगा। वो क्या होगा? संयोग। परिवर्तन को ही तो संधि कहते हैं। स्वर की जगह पे परिवर्तन होने लग जाए, स्वर का स्वर्गे यानी स्वर के बाद में स्वर बैठा हुआ हो तो स्वरों के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो स्वर संधि। व्यंजन की जगह पर हो रहा है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग की जगह परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग संधि। परिवर्तन को ही तो संधि कहते हैं। और जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो काहे की संधि है? फिर तो जय में जा रही हैं दो जनी, जय जय मैं पहुंच के आएगी, है ना। लिखिए संधि। संधि की परिभाषा लिखें, वर्ण संधानम संधि ही, वर्ण संधानम संधि ही। लिखें हिंदी अर्थ। संधान का मतलब क्या होता है भाई? मिलन। तो लिखें वर्णों के मिलन को, वर्णों के मिलन को संधि के नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। लो भाई ये याद करनी है। आचार्य पाणिनि ने, नीचे लिखें नोट डाल करके, आचार्य पाणिनि ने संधि शब्द को, आचार्य पाणिनि ने संधि शब्द को संहिता नाम दिया है, संधि शब्द को संहिता नाम दिया है। संहिता नाम दिया है। क्या नाम दिया है? संहिता। उन्होंने संधि को संहिता नाम दिया है। अब बन के गुरु जी फिर उन्होंने परिभाषा क्या दी? तो लिख दीजिए, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? समीपता, निकटता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। हिंदी अर्थ लिखें। पर का अर्थ क्या है? अत्यधिक। तो लिखें वर्णों की अत्यधिक, वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। अर्थात, अर्थात करके नीचे लिखें। अभी मैंने संस्कृत की यानी संस्कृत अनुवाद बोला अभी मैंने तुमसे, तुम्हारे लिए, कि जो हिंदी वाक्य बोला था ना अभी, कि दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसका संस्कृत यह है कि
द्वयो वर्णयो मेलनेन यत परिवर्तनम विकारम व जायते तस्या विधानमेव संधिरिति कथ्यते। तो लिखो अर्थात करके दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती, दो वर्णों के अत्यंत निकट, निकट का मतलब समीप, बिल्कुल समीप होने चाहिए, बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए कोई। दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल से उत्पन्न विकार को संधि के नाम से जाना जाता है। दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल से उत्पन्न विकार को संधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? अब देखो संधि के भेद, है ना, ये तो हमने सीख लिया कि ये संधि की परिभाषा है। आगे चल के हम भेद के बारे में बात करें तो ध्यान से समझें। संधि के भेद, संधि के भेद। अब भेद के बारे में देखो, संधि के अगर कहा जाए तो आचार्य पाणिनि ने कितने भेद माने हैं? 5। कितने माने हैं बेटा? 5। अभी थोड़ा गौर से देखेंगे कि 5 कैसे माने और फिर 3 कैसे हो गए। आपने पढ़ा ना, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन इन 3 को करने से पहले मूलतः कितने भेद थे? 5। तो देखो संधि के यहाँ अगर कोई बात कही जाए कि आचार्य पाणिनि ने कितने भेद माने, तो देखो पहले मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि उन्होंने संधि कौन कौन सी मानी। एक तो है अच, एक है हल, अगली है विसर्ग, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव, स्वादि और प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। अब आचार्य कहने लगे, भाई आचार्य पाणिनि ने संधि के कितने भेद माने? आचार्य पाणिनि ने संधि के 5 भेद माने। कितने माने बेटा? 5। एक तो है अच, अच बोले तो स्वरों की संधि, एक है हल, हल बोले तो व्यंजन वर्णों की संधि, और एक विसर्ग है 2 बिंदी को प्रदर्शित करने वाला। आगे बात आई स्वादि और प्रकृति भाव। स्वादि का मतलब है विसर्ग के सा को जब र आदि कार्य हो जाते हैं तो वो स्वादि होता है। सा सा सुर फिर रा बचेगा, तो ये स्वादि कार्य है। आचार्य, अन्य आचार्य कहने लगे, भाई वरदराज आचार्य आए, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत में, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले आचार्य का नाम क्या है? वरदराज। अब वरदराज आचार्य ने कहा कि भाई वैसे तो भाई आचार्य पाणिनि ने ये संधियों की जो संख्या मानी है वो 5 मानी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्वादि संधि में वही विसर्ग के स्थान पर कार्य होते हैं, तो क्यों ना स्वादि को विसर्ग में मिला दें। और प्रकृति भाव, यहाँ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लेफ्ट यानी बाईं तरफ भी स्वर होगा, दाईं तरफ भी स्वर होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि वहां संधि कार्य रुक जाएगा। तो इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, क्यों न प्रकृति भाव संधि को हम अच संधि में मिला दें। अब बताओ संधि कितनी बनी? 1, फिर 2 और 1 3। इसको तो इसमें मिला दिया और इसको ऊपर वाली में मिला दिया। अब हमारे पास संधि कितनी हो गई? मुख्यतः 3। तो लिखो आचार्य पाणिनि के अनुसार, आचार्य पाणिनि के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 5। नाम लिख लो। अच नंबर 1 डालते हुए एक ही लाइन में, 5 लाइन मत बिगाड़ना, एक ही लाइन में लिख दो कॉमा लगा लगा के। अच, हल, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव, स्वादि प्रकृति भाव। स्वादि प्रकृति भाव नीचे लिखें। लेकिन बाद में आने वाले आचार्यों ने, लेकिन बाद में आने वाले आचार्यों ने, अन्य वैयाकरणाचार्य आए ना, उन्होंने, बाद में आने वाले आचार्यों ने स्वादि को विसर्ग में, स्वादि को विसर्ग में तथा
प्रकृति भाव को अच संधि में मिलाकर, अच बोले तो स्वर, प्रकृति भाव को अच संधि में मिलाकर संधि के मुख्यतः तीन भेद स्वीकार किए हैं। संधि के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए हैं? तीन। लो भैया, संधि के मुख्यतः तीन भेद स्वीकार किए हैं। अब मैं आपको देखो तीनों भेदों का ज्ञान कराने वाला हूं। देखो, संधि के तीन भेद स्वीकार किए हैं। पहला है, अगर कोई तुमसे पूछे संधि होती कितनी है? 5, लेकिन स्वादि को विसर्ग में मिलाएंगे, प्रकृति भाव को स्वर में मिलाएंगे। अब 3 संधि ही रह गई मुख्यतः। ठीक है भाई, मुख्यतः पूछे तो उत्तर आएगा 3, और पाणिनि नाम पूछे तो उत्तर आएगा 5। ठीक भाई। अब देखो संधि के भेद, पहला हो गया अच, दूसरा हो गया हल, और तीसरा हो गया विसर्ग। ठीक है भाई, विसर्ग संधि। अब अच संधि कहते किसे हैं? अच बोले तो स्वर संधि, अच का मतलब क्या है? स्वर। और हल बोले तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का मतलब आप जानते ही हो, विसर्ग से मतलब विसर्ग होता है। ठीक भाई। अब देखें यहाँ पर स्वर संधि कब होगी? कभी कभी तो एक सामान्य प्रश्न गलत हो जाता है। देखो, अब नहीं होगा। स्वर संधि कब होगी? ध्यान दें, यदि स्वर के बाद में, देखो पहली साइड में भी स्वर हो, यदि स्वर के बाद में स्वर बैठा हुआ हो तो वहाँ निश्चित रूप से स्वर संधि ही होगी। जब स्वर के बाद में स्वर होगा ना, तो निश्चित रूप से स्वर ही होगी। देखो, अब कोई भी उदाहरण ले लो, रमाधन ईस, या जगह पे स्वर संधि होगी कि नहीं होगी? क्या बनेगो? शाबाश। देव धन आलय, क्या बनेगा? इति धन आदि। तो ये स्वरी तो है, इति में क्या है? लास्ट में ई, आदि में क्या बेटा है? आ। और ये निश्चित है कि आ के बाद में, वो सॉरी, स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो निश्चित रूप से वहां कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अब कौन सी स्वर होगी आगे चल के पढ़ेंगे हम। भाई दीर्घ होगी कि गुण है कि वृद्धि है कि कौन सी है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। अब देखो, अब इसकी कंडीशन क्या निकल के आई? इसकी निकल के आई, यदि स्वर के बाद में, देखो भाई, स्वर के बाद में स्वर नहीं हो। देखो यहां तो स्वर के बाद में स्वर है, इसने कहा स्वर के बाद में स्वर नहीं हो, क्या बैठा हो? व्यंजन बैठा हुआ हो। या देखो व्यंजन पलट जाए, व्यंजन आगे आ जाए, या स्वर पीछे पहुंच जाए, अथवा दोनों साइड में व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद में व्यंजन बैठा हुआ हो, तो वहां निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना। देखो स्थिति देखें, थोड़ी सी यहाँ विकराल रूप धारण कर लिया है कि स्वर के बाद में चाहे तो व्यंजन हो, या व्यंजन के बाद में क्या हो? स्वर हो, या व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, तो वहाँ निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। आप तो देख तो सकते हो उसमें बैठा कौन है। कभी कभी तो सामान्य प्रश्न पूछ लेता है, इस उदाहरण में स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है, और रोटीराम बहुआ गलत करके आ जाए। पापा है, तुमने वो ऐड देखा है ना? एक ऐड आता है, वो उसमें ये पूछता है, जैसे पिताजी के लिए मार्कशीट में फेल हो गया, पापा से बोला पापा जी, और लागी सेंटर फ्रेश दे दी पापा को। भाई पापा गाली देंगे ना 10-5, तो सेंटर फ्रेश थे मुँह तो कम से कम बिजी आ जाएगा, है लगे रहेगा ना वो भाई छबा में। अब पापा ने देखा जबान पे तो लगाम लगा सकता है, हाथों पे नहीं। ले भैया फोड़ डाले हो छोरा, है भाई जवानी तो रुकी बात है, सेंटर फ्रेश थे, हाथ थोड़ी रुकेंगे, लात घुसा थोड़ी रुकेंगे, पहले है 30,000 ने खर्च करके। तो देखो यहां ध्यान से सुने, जब स्वर के बाद में स्वर हो तो निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी? स्वर। और स्वर के बाद में व्यंजन हो, या व्यंजन के बाद में स्वर हो, या व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अब यहाँ कंडीशन क्या पैदा हुई कि भाई देखो, यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो अथवा कोई भी व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से वहां विसर्ग संधि ही होगी। ठीक है भाई, अन्य और कोई संधि नहीं होगी।
आया समझ में तुम्हारे? अब बताओ, इतना तो हम समझ गए कि स्वर के बाद में स्वर हो तो संधि कौन सी होगी? कौन सी होगी? स्वर के बाद में व्यंजन हो तो, व्यंजन के बाद में स्वर हो तो, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो तो, और विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन हो तो। ठीक है ना? क्लियर है? अब यहां बात करें हम, जैसे एक उदाहरण जैसे इसका देख लो, आगे चल के हम बात करेंगे, पहले इसको देखो। यहां पर कोई भी उदाहरण है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया रमा धन ईश, ठीक है भाई, रमा प्लस ईशा। अब ये वाला कोई उदाहरण आया और रमा में क्या बैठा है? आ, ईश में कौन बैठा है? ई। तो निश्चित रूप से ये किसका उदाहरण है? स्वर का। आ के बाद में ई आएगी तो अगला एक नियम आएगा, वो ये कहेगा आ के बाद में ई आएगा तो दोनों का क्या हो जाता है? ए, यानी माँ में एक ही मात्रा लगाएंगे, रमे। ठीक है भाई, इसको हटाएंगे और पीछे वाला जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ये रमेश बनेगा ना। अब इसमें देखो स्वर के बाद में व्यंजन हो, जैसे उदाहरण के लिए देखो अनु प्लस छेदः, अनु प्लस छेदः क्या बनेगा? बहुत अच्छे। इधर कौन है? स्वर, इधर कौन है? व्यंजन। देखो संधि आ गई अनुच्छेदः। आगे चल के बात करेंगे कि इसमें है कौन सी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इसमें तुगागम या चागम संधि है। ठीक है, बताएंगे कैसे है। हाँ, चा का आगम हुआ है इसमें, आगे तुम सब पढ़ लोगे। अब व्यंजन के बाद में स्वर बैठा हुआ हो, जैसे जगत धन ईशः, क्या बनेगा? जगदीशः। लो भाई, जगदीशः। ठीक ना? देखो यहाँ व्यंजन है, यहाँ स्वर है, ता की जगह पे दा हो गया, बन गया जगदीशः। अब व्यंजन के बाद व्यंजन हो, जैसे मैं कह दूं भगवत, भगवत प्लस गीता। अब देखो यहाँ व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, फिर भी संधि व्यंजन होगी। कौन सी होगी? आगे जसत संधि का नियम कहेगा कि भैया ता को दा करें, बन जाएगा भगवद गीता। ठीक है ना? अब बात आती है कि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन हो तो संधि वहाँ विसर्ग होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आध उदाहरण दे देता हूँ, रामः प्लस च। देखो भाई, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, विसर्ग का ही तो परिवर्तन हो रहा है, और विसर्ग के स्थान पर सा हो गया तो क्या बन गया? ये रामश्च। अब ये जो सा है ना, अभी तुम्हें सरल वाला उदाहरण देते हैं। देखो नमः प्लस ते, इसको बाद में बताएंगे, जो अभी कहा है नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सा हो जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। लो भाई, क्या बनेगा? खुश रहो सवा। देखिए अब पुनः देखें, आप इतना तो समझ गए ना, स्वर के बाद में स्वर हो तो संधि होगी, स्वर के बाद में व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि होगी, और विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन हो तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हमने कहा कि जो स्वर है ना, आपके स्वर के भेदों के बारे में, ये स्वर है, बीच में व्यंजन है और आगे पीछे विसर्ग है। तो देखो स्वर के प्राय 8 भेद होते हैं। जो स्वर है ना तुम्हारी, स्वर संधि के कितने भेद हो जाएंगे? 8। देखो कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं भैया? 8। जिनमें से आप ये ना बच्चों को हम ये तो बताएंगे कि भाई स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन प्राय आपके पाठ्यक्रम में ऊपर के 5 लगे रहते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। वैसे होते कितने भेद हैं इसके? 8। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भाई, और हमें यहाँ सारे के सारे भेद पढ़ने हैं तुम्हें स्वर के। आगे चलें कि भाई व्यंजन संधि जो है ना, व्यंजन, वैसे तो व्यंजन के 14 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 14। मेरे माँ का देख रहे 14 ही हैं, है ना? देखो 14 है ना। देखो 14 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई,
सचुत्व, सटुत्व, जस्त्व, चरत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, पूर्व सवर्ण, परसवर्ण, छत्व, लत्व, तुगागम, धुड़ागम, कुक्टुकागम, गमड़ागम, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। मन ऐसा करोगे और काट दे साहब 2-3 और, है ना 4-5 जन छाट दो। देखो भाई यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो भाई आपके ये 14 भेद व्यंजन के होते हैं, जिनमें से तुम्हें लास्ट के 3 नहीं पढ़ने, 11 आपको पढ़ने पड़ेंगे। राजी ना है, गैर राजी, ठीक है भाई। अब आ जाता है विसर्ग। भाई अगली संधि आती है 3 नंबर की आपकी विसर्ग संधि, और विसर्ग के भेद हो जाते हैं 4। जब विसर्ग को सा करेंगे तो सत्व संधि, और जब विसर्ग को ऊ करेंगे तो उत्त संधि, उत्त विसर्ग संधि, और जब विसर्ग को रा करेंगे तो रत्व विसर्ग संधि, ठीक भाई। और जब विसर्ग का ही लोप कर देंगे तो कौन सी संधि होगी? लोप विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी भाई? लोप विसर्ग, लोप विसर्ग संधि, ठीक भाई, लोप विसर्ग। अब इस तरह से संधि रूपी एक वृक्ष लगाया मैंने, वृक्ष का नाम क्या था? संधि। अब संधि रूपी वृक्ष की शाखाएं निकली। पहले कितनी शाखाएं निकली? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर की कितनी शाखाएं निकल गई? 8। व्यंजन की कितनी निकली? 14। और विसर्ग की कितनी निकली? 4। अब ध्यान दें भाई, इस संधि रूपी वृक्ष के एक एक बिंदु का तुम्हें अध्ययन करना है कि स्वर में कौन कौन से आएंगे और अब वो हमें किस तरह से पढ़ने हैं। ऐसे ही व्यंजन को पढ़ना है और ऐसे ही विसर्ग को पढ़ना है। आगे आना समझ में। स्वर के यानी वैसे कहूँ मैं कि संधि के कितने भेद होते हैं भैया, तो उत्तर आएगा मुख्यतः 3। पाणिनि नाम आ जाएगा तो उत्तर कितना करेंगे? 5। अब 5 जो है गुरुजी वो कैसे कैसे है? अच, हल, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव। स्वादि को मिलाएंगे आप विसर्ग में, प्रकृति भाव को मिलाएंगे अच में। इस तरह कितने रह गए? 3। स्वर के बाद स्वर आ जाए तो संधि होगी स्वर। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो संधि होगी व्यंजन संधि। और विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। स्वर के 8 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। व्यंजन के 14 हैं, सचुत्व, सटुत्व, देखो सचुत्व है, सटुत्व, जस्त्व, चरत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, छत्व, लत्व, तुगागम, धुड़ागम, कुक्टुकागम, गमड़ागम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हें सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं पढ़ते इनको। इसको पढ़ लेते हैं फर्स्ट ग्रेड में बस, इनको फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं पढ़ते, ठीक है भाई। तो आपको भी नहीं पढ़ाएंगे हम, डरने की बात नहीं है। विसर्ग संधि के कितने भेद हो जाते हैं आपके? 4। शत्व, उत्व, रत्व और लोप विसर्ग। आगे आना समझ में। चलो इस संधि रूपी वृक्ष का निर्माण करिए। लाओ पानी पानी, मट्टी वट्टी लाओ, लिखो।
को उतार लेंगे बस ये उतारना है।